चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ये मॉलिक्यूल होता, बेंजीन में एक तरफ मिथाइल लगा देते हैं और एक तरफ साइनाइड। तो अगर हम इसको डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो हमें ये बॉन्ड स्ट्रेट बनाना पड़ेगा और इधर जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रली शो करना होगा। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये कार्बन है sp3, जिस बेंजीन के कार्बन से लगा है वो है sp2। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस कार्बन ऑफ साइनाइड इज sp। है तो सभी कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन्स की अलग अलग है। तो अगर अब हम यहाँ डाइपोल देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कार्बन टू कार्बन sp3 sp2, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन ये होगी। sp2 और sp में sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन ये होगी। यानी ओवरऑल डायरेक्शन ये बन जाएगी। नो डाउट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो टुवर्ड्स कार्बन ही होंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट सब एडिटिव है और साइनाइड और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, जिनके बीच में थीटा 180 डिग्री है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा 180 होने पर डाइपोल एडिटिव होता चला जा रहा है, जैसा हमने बिल्कुल बिगनिंग में बात की थी। और अगर हम इस साइनाइड को इस पोजीशन पर लगा दें, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शंस बदल जाएंगी। टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स कार्बन एंड कार्बन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इन दो के बीच में थीटा 120 हो गया और अगर इस साइनाइड को हम बिल्कुल क्लोज कर दें, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इधर टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन टू कार्बन। यहाँ थीटा है आपके पास 60 डिग्री। तो अब अगर हम μ1, μ2 और μ3 की बात करें, तो μ1 इस बार हम देखते हैं कि सारा एडिटिव है, इसमें इधर रिजल्टेंट आएगा, एक ये एक ये। इस केस में भी सब्ट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये ऑर्डर होगा। तो हमें जनरल रूल के हिसाब से अगर पूछा जाए कि थीटा बढ़ने से डाइपोल क्या होगा, तो कम होगा, जनरल रूल से। कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, तो आप उसकी डायरेक्शन देखकर ही बताएंगे कि थीटा कम होगा तो डाइपोल कम होगा या डाइपोल ज़्यादा होगा, राइट। अब जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डाइपोल का यूज़ होता है टू फाइंड आउट द आयनिक कैरेक्टर इन द गिवन कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब हम उसी पर आते हैं। डिटर्मिनेशन of percentage ionic character in the covalent compound, और हम उसको इस सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज म्यू ऑब्जर्व्ड
by mu calculated, or as you write mu experimental by mu theoretical. तो mu theoretical या mu calculated में हम बॉन्ड को 100% आयनिक मान लेते हैं, 100% आयनिक कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेंगे, या फिर ESU में लेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻ की वैल्यू के साथ लेंगे, और हम डिस्टेंस मीटर में ले सकते हैं या सेंटीमीटर में। डिपेंड करता है क्या है। तो ESU में हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU, ठीक है। सेंटीमीटर में आप कन्वर्जन जानते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल कोट करें यहाँ, जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr is 2.6 into 10⁻⁻30 coulomb meter, and the interatomic spacing is 1.41 angstrom. What is the percentage ionic character? परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो? तो इसके लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को। देखिए अब आपको गिवन क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr गिवन है यहाँ, मतलब ये तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो म्यू ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी है 2.6 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, और जब हम इससे म्यू कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल निकालेंगे तो हमें 100% आयनिक बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा, यानी H+Br। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 1.41 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में इसलिए लिया क्योंकि ऊपर यूनिट आपको कूलम मीटर में दी है, और आपको बता दिया कि अगर हमें चार्ज लेना है तो अब चार्ज हम कंप्लीट लेंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसीलिए गिवन नहीं है। तो अब अगर हम म्यू कैलकुलेटेड निकालते हैं तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो कैलकुलेटेड हो गया, ऑब्जर्व हो गया। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाई 2.26 इंटू 10⁻⁻29 into 100, which will come out approximately 11.5%। इतना आयनिक करेक्टर है, मतलब बॉन्ड इज नॉट परफेक्ट कोवलेंट। आयनिक करेक्टर है, लेकिन ये आयनिक करेक्टर तो बहुत कम है, 11.5। तो प्रीडोमिनेंटली हम इसको कोवलेंट बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, या कहें पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे, बट पोलैरिटी या आयनिक करेक्टर इसके अंदर कम है। और नेचुरली अगर आयनिक करेक्टर आपके पास है तो 100 में से माइनस करेंगे, आपको कोवलेंट करेक्टर भी मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और डायटोमिक molecule has the dipole moment
has the dipole moment 1.2 dpi, right? If its bond length is 1 angstrom, तो अब आपको फाइंड करना है what fraction of an electronic charge exist on each atom, मीनिंग कि हमारे पास ए बी एक एटम है और ए बी ही होगा क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी है, म्यू दिया है 1.2 इंटू 10 इंटू डी, मतलब डिबाई इंटू डी नहीं डिबाई, तो म्यू है आपके पास 1.2 डिबाई, राइट। अब इसमें से किसी एक को हम पार्शियल पॉजिटिव, किसी एक को हम पार्शियल नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो आपको यही बताना है कि ये कितना है। अगर ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव होता तो Q की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या Q की वैल्यू होती 4.8 इंटू 10⁻⁸ ESU, ये वैल्यू होती है हमारे पास। एक करेक्शन हम कर लें थोड़ा सा, Q की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU बाई मिस्टेक, और यहाँ भी -10 ESU, राइट। तो आपको बताना है कि अगर पूरा चार्ज होता तो इतना होता, लेकिन ये पूरा चार्ज नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है, तो आपको बताना है कि इस चार्ज का कितना परसेंट चार्ज यहाँ पर है। पूरा चार्ज होगा तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होगा, और अगर पूरा चार्ज नहीं है तो कितना फ्रैक्शन यहाँ पर चार्ज है या होगा या हो सकता है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि D है हमारे पास और A है, तो म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। म्यू है 1.2 डिबाई, तो डिबाई को हमने ESU सेंटीमीटर में बदल लिया, ये हो गया 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और Q हो गया आपके पास कैलकुलेशन के लिए, D हो गया 1 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो Q की वैल्यू आई आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आ गया। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ, और इसमें है नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ। आपको बताना है कि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये फ्रैक्शन आ गया। कितना आया? 0.25। अगर इसी को परसेंटेज में पूछते तो 25% हो जाता। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं जिससे हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं, तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज आयनिक करैक्टर। इसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेंगे। जैसे ए और बी एटम है और इस बार डाइपोल की वैल्यू आपको दी नहीं है, ये पार्शियल पॉजिटिव मान लेते हैं, ये नेगेटिव मान लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए हो गई और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी हो गई। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू
डेल्टा ई एन चेंज लेना है आपको, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन होल स्क्वायर। इस तरीके से आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय द हेनरी एंड स्मिथ। हेनी एंड स्मिथ। जैसे अगर मान लो आपको HF दिया हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 दी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दी है, तो डेल्टा ऑफ EN हमारे पास आ जाता है 1.9। तो अगर हमें परसेंटेज आयनिक, और ध्यान से ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ना, परसेंटेज कोवलेंट पूछेंगे तो आयनिक में से माइनस करना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर हम निकालते हैं इसके अंदर, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 43%। तो नेचुरली परसेंटेज कोवलेंट 100 माइनस 43, दैट विल कम आउट 57%। तो अभी भी हमारे पास कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप कोवलेंट करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, और हम स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि एक CO2 है, एक SO2 है, तो अगर हम CO2 को ऐसे बनाते हैं और SO2 को ऐसे बनाएंगे, तो इसके हिसाब से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा और इसके हिसाब से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आता है। तो मतलब हम ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है तो ये सर्टेनली लीनियर होगा, और ये अगर नॉन ज़ीरो है तो ये लीनियर नहीं, बेंट होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये रिजल्टेंट आएगा। और इस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लगभग 1.6 dpi होती है। जैसे अगर हमें वाटर लिखना हो तो हम वाटर को ऐसे नहीं लिख सकते, लीनियर टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो हो गया तो ये नॉन पोलर हो गया। लेकिन वाटर इज़ अ गुड पोलर सॉल्वेंट, तो हम ज्योमेट्री भी इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। बेंट है तो टूवर्ड्स ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, पोलर हो गया। तो हम ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये गलत हो गया और ये सही हो गया, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट के बाद हम बात करेंगे फजान्स रूल की। व्हाट इज द फजान्स रूल? फजान्स रूल है क्या, किस लिए फाइंड आउट करते हैं, क्या है फजान्स रूल? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि डाइपोल मोमेंट से हम, या डाइपोल से फाइंड आउट करते हैं किस चीज़ को, आयनिक करेक्टर निकालते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। और कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता। तो फजान्स रूल है कोवेलेंट करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आयनिक कंपाउंड में। तो फजान्स और डाइपोल, ये दो हमारे पास रूल हैं जिसमें हम आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट ढूंढते हैं और कोवेलेंट में आयनिक ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास फजान्स रूल। फजान्स रूल किस पर्पस के लिए है? जैसा अभी हमने बताया कि हमारे पास इस बार कैटायन और एनायन होंगे, यानी आयनिक होंगे। लेकिन इसके अंदर हम किसको सर्च करेंगे? कोवेलेंट करेक्टर को।
कोवेलेंट कैरेक्टर को हम सर्च करेंगे। तो फजान्स रूल टू डिटरमाइन या टू फाइंड आउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इस रूल में जाने से पहले हम समझ लें कि जब बॉन्ड हमारे पास आयनिक होता है तो इनके बीच में कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, और अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने लगे, चाहे साइडवेज या हेड ऑन, एक्सियल ओवरलैपिंग हो या लेटरल ओवरलैपिंग हो, जब ओवरलैपिंग होने लगेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। अब फजान्स इस बारे में क्या कहता है? फजान्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली ना तो कोवेलेंट है ना परफेक्टली आयनिक, यानी 100% ना तो किसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट कहते हैं ना ही किसी को हम आयनिक कहते हैं। हर बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट कैरेक्टर के बीच में घूमता रहता है। ज़्यादा आयनिक हो गया तो हमने कह दिया कि वो आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड है। ज़्यादा कोवेलेंट हो गया तो हमने बोल दिया कि वो कंपाउंड कोवेलेंट है या कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब हम आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढते हैं। देखो, कोई भी कैटायन होगा तो नेचुरली उसमें न्यूक्लियस होगा और उसकी शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक शेल है, दो शेल है, कितने हैं। एनायन होगा तो नेचुरली उसका भी एक न्यूक्लियस होगा और उसके भी शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ फोर्सेस लगेंगी, रिपल्शन की भी और अट्रैक्शन की भी। एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम न्यूक्लियस पर चार्ज देखें तो पॉजिटिव है, तो नेचुरली यहाँ और यहाँ रिपल्शन लगते रहेंगे, और जब भी हम इनको पास लाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन के भी रिपल्शंस लगते रहेंगे। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज देखें और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन लें, न्यूक्लियस लें एनायन का और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन भी तो कहीं ना कहीं लगी रहे। ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन भी लगे हैं और रिपल्शन भी लग रहे हैं। ये हमारे पास कैटायन हुआ और ये हमारे पास एनायन हुआ। एनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन होता है और वो आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम स्फीयर की तरह होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। लेकिन जब हम इनको पास लाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स ऑपरेट होती है। अब हम कंसीडर करते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस को, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन डोमिनेट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है कैटायन का, और एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से ये थोड़ा ऐसे शिफ्ट होने लग जाता है, इस टाइप से शिफ्ट होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से शिफ्ट होने लग जाता है। अब अगर ये शिफ्ट होने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो हो सकता है कि ये ओवरलैपिंग पर आ जाए, हो सकता है, या कम से कम पास तो आ ही रहा है। अब पास आने की वजह से
इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग जैसा कुछ दिखने लगा, और अगर ओवरलैपिंग आने लगी इसके बीच में तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होने लगा। ये हमारे पास कैटायन था और ये हमारे पास एनायन था। सेम सिचुएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया और ये एनायन हो गया, ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया, कि एनायन का न्यूक्लियस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे ऐसे। लेकिन कैटायन के पास प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होने नहीं देता, बहुत मार्जिनली सा होगा। इफ़ेक्ट तो दोनों पर लगेंगे, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें मेनली ऑब्जर्व होगी किसमें, कैटायन में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन एंड एनायन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन distorted by cation न्यूक्लियस जो प्रीडोमिनेंट है, एंड मार्जिनली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन distorted by anion nucleus। ये बहुत मार्जिनली है, वेरी लेस, तो इसको हम कंसीडर करते नहीं हैं, लेकिन होता दोनों में है, तो ज़्यादा जहाँ डोमिनेंट होता है हम उसी को ज़्यादा पढ़ते हैं। अब द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, the distortion of electron cloud of anion, this one is known as polarization। इसी को polarization और polarizability of anion कहते हैं। पोलराइज हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो गया ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऐसे बन गया हमारे पास, तो न्यूक्लियस इधर की तरफ हो जाए रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ये पोलराइजेशन हो जाएगा। सो द डिस्टॉर्शन in electron cloud of anion is known as polarization or polarizability ऑफ एनायन। तो इसी को हम पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन कहते हैं। लेकिन ये पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी किसकी वजह से आई, कैटायन की वजह से आई। कैटायन ने खींच लिया, यानी कैटायन के अंदर ये कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर ये एबिलिटी थी, उसके अंदर ये पावर थी, उसके अंदर ये ताकत थी कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सकेगा। और कैटायन की इसी पावर को, इसी कैपेबिलिटी को हम पोलराइजिंग पावर और चार्ज डेंसिटी और आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द कैपेबिलिटी of cation to distort electron cloud of anion is polarizing power।
या फिर हम इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, या हम इसको आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो नटशेल में ये रहा कि कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा, यानी यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन टर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ होता ज़रूर है, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काउंट नहीं होता। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के थ्रू बहुत ज़्यादा पुल कर लिया जाता है, जिससे कि वो शिफ्ट हो जाता है, इधर ऐसे शिफ्ट हो जाता है ये, और शिफ्ट होने की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अब ये जो पोलराइजिंग पावर है, दिस इज द पोलराइजिंग पावर, ये पोलराइजिंग पावर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? पोलराइजिंग पावर दैट इज फाई इज, क्योंकि कैटायन की है तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन डिवाइड बाय द साइज ऑफ कैटायन। मीनिंग कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा हो पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, साइज जितना छोटा हो कैटायन का पोलराइजिंग पावर कैटायन की उतनी ज़्यादा होगी। अब इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के फजांस ने, इन्हीं कुछ कंसेप्ट को लेकर फजांस ने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं या फैक्टर्स बना लिए। तो फैक्टर्स की बात करें अगर हम, factors affecting polarization of an anion, एनायन का पोलराइजेशन के क्या क्या फैक्टर है? तो उसके लिए फर्स्ट फैक्टर देते हैं, कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज हो, एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज हो। कैटायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज हो उसकी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड हायर द negative charge on anion, greater will be the polarization of anion। मतलब कि अगर मान लो हमने एक लिया सोडियम आयन और एक लिया मैग्नीशियम +2 आयन, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीशियम +2 पर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अगर 12 प्रोटॉन है तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, इनका नंबर ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी तरफ खींच सकते हैं। एनायन बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा मैग्नीशियम की तरफ। और अगर सोडियम को हम देखें तो सोडियम प्लस में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ये ज़्यादा तो है लेकिन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं है। तो अगर एनायन को हम सोडियम के पास भी रखें तो पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से ये खींचेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा पुल नहीं कर पाएगा तो ओवरलैपिंग का स्कोप इसमें लेस ओवरलैपिंग, लेस कोवलेंट।
और इसमें ओवरलैपिंग का स्कोप बढ़ जाएगा क्योंकि एनायन ऐसे शिफ्ट होता चला जा रहा है, दूर तक जा रहा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो इसमें मोर कोवलेंट। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स में, शेल्स में बाहर के, उतने ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा। तो उसके लिए हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा। अब मान लें कि हमने सोडियम आयन लिया और दूसरा भी सोडियम आयन लिया, लेकिन इसके साथ हमने लगाया फ्लोराइड और इसके साथ लगाया हमने ऑक्साइड। इस बार हमने एनायन पर चार्ज ज़्यादा कर दिया, कैटायन वही रखा। तो फ्लोराइड में हमारे पास 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा है और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो उतनी ज़्यादा शिफ्ट होते चले जाएंगे कैटायन की तरफ। मतलब सोडियम आयन अगर हमने यहाँ रखा और ये फ्लोराइड रख दिया, तो ये फ्लोराइड का न्यूक्लियस और ये यूनी नेगेटिव चार्ज, तो ये शिफ्ट होगा ऐसे, ऐसे शिफ्ट हो सकता है ऐसे। लेकिन अगर आपने सोडियम आयन के साथ ऑक्साइड को रखा जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, 2 नेगेटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका फ्लोराइड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन का नंबर कम है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के नज़दीक पहुंचता जाएगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन का स्कोप बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, मतलब मोर कोवलेंट, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एंड दिस इज़ लेस कोवलेंट। तो कंक्लूज़न ये कि कैटायन और एनायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा कोवलेंट करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड फैक्टर आएगा इज द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो इसके लिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। कैसे और क्यों उसका इफेक्ट आएगा ये भी डिस्कस करते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, larger the size of anion, greater will be the polarization of anion। और anion का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हमारे पास मान लें एक है लिथियम आयन और एक है सोडियम आयन, और साथ में यहाँ पर हमने लिख दिया क्लोराइड आयन एंड द क्लोराइड आयन। अब जितना कैटायन छोटा होगा, ये कैटायन बना दिया हमने और लिथियम आयन, और ये न्यूक्लियस हो गया और ये बड़ा हो गया ऐसे सोडियम आयन। क्लोराइड सेम रखा, क्लोराइड का न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, राइट। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेम है लेकिन साइज छोटा है तो डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ऑफ चार्ज कम होगा यहाँ। और डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर ज़्यादा है पॉजिटिव की तो एनायन को खींचने की पावर
खींचने की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे डेंसिटी ऑफ चार्ज कम है तो कैटायन को पुल करने की पावर रिलेटिवली कम होगी। भाई चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा छोटे एटम पर एक पॉजिटिव, बड़े एटम पर एक पॉजिटिव, तो छोटे एटम पर एक पॉजिटिव उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, बड़े एटम पर पॉजिटिव उसकी डेंसिटी कम होगी। ये हमारे पास सेम है, क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन, दोनों क्लोराइड है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट होगा। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट एंड दिस इज कंपैरेटिव टू लिथियम क्लोराइड लेस कोवलेंट। तो इसी तरीके से अब हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो आपने लिया सोडियम का क्लोराइड और सोडियम का ब्रोमाइड। अब सोडियम आयन हमने सेम ले लिया, एनायन के साइज को डिफर कर दिया। यहाँ न्यूक्लियस और ये सोडियम आयन हो गया, इसके साइज को चेंज नहीं कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हमने इस बार सेम रखा है सोडियम आयन सोडियम आयन। ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास हो गया एनायन दैट इज क्लोराइड आयन, और ये न्यूक्लियस है और ये हो गया हमारे पास ब्रोमाइड आयन। अब यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप ज़्यादा है। अब ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन, और अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा ऐसे, क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस से तो बंधा हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, तो खींच लेता है अपनी तरफ। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वही सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाता। तो जितना ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग का स्कोप होगा। तो दिस शुड बी मोर कोवलेंट एंड दिस इज लेस कोवलेंट। तो रिकैप कर लें, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। एनायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज भी बड़ा होना चाहिए कोवलेंट कैरेक्टर के लिए। एनायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए ब्रोमाइड, और उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए लेकिन उस पर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसका रिवर्स हुआ तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। अब थर्ड फैक्टर है हमारे पास, एक और फैक्टर आएगा जब हम कंक्लूड करेंगे तब उस फैक्टर को डिस्कस करेंगे। और थर्ड फैक्टर है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटायन। टाइप ऑफ कैटायन का मतलब हुआ कि हमारे पास दो तरह के कैटायन्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो वो कैटायन जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2Np6, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर हम सोडियम आयन लें, बेरियम +2 ले सकते हैं, मैग्नीशियम +2 ले सकते हैं, पोटेशियम आयन ले सकते हैं, कैल्शियम +2 ले सकते हैं। इन सभी के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन। इनके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में NS2 NP6 ND10 यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जिंक +2 2 8 18, जैसे सिल्वर प्लस, जैसे कॉपर प्लस, जैसे गोल्ड प्लस या Hg+2। ऐसे तो तीसरे भी कैटायन होंगे जिनके पास ना तो नोबल गैस होगा ना सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हमारे पास गैलियम है तो ये +3 में भी मिलता है और +1 में भी मिलता है। एक जगह मिलेगा, एक जगह सूडो नोबल गैस नहीं मिलेगा। या अगर हमारे पास इंडियम है, +3 में भी मिलता है, +1 में भी मिलता है। या हमारे पास एंटीमनी है Sp, ये +5 में भी मिलता है और +3 में भी मिलता है। बट दीज आर द फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये फिक्स नहीं है। तो कभी आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल भी सकता है या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और कभी नहीं भी मिल सकता। तो दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज टू। लेकिन हमने तीनों टाइप यहां डिस्कस कर दिए। अब अगर हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई कैटायन है और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई कैटायन है, तो जो सूडो नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन का कैटायन है, जैसे जिंक आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, इनकी पोलराइजिंग पावर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होती है। तो कैटायन हैविंग सूडो नोबल गैस configuration have more polarizing power than noble gas configuration cation. Like अगर हम NaCl लें और हम AgCl ले लें, तो यहाँ Na+, यहाँ Ag+, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव। अब अगर हम रेडियस ऑफ सिल्वर आयन की बात करें तो ये लगभग 129 पिकोमीटर का होता है। रेडियस ऑफ सोडियम आयन की बात करें तो ये 116 पिकोमीटर। साइज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर है सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस, एंड दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर 5 इज ग्रेटर देन द Na+5। और अगर सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है क्लोराइड के लिए, तो AgCl का कोवलेंट कैरेक्टर NaCl के कोवलेंट कैरेक्टर से ज़्यादा पड़ जाएगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास अभी बेसिकली अगर हम मोटा मोटी देखें, अगर हम ब्रीफ करें तो 3 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर में था हमारे पास चार्ज, दूसरे में था साइज, तीसरे में था टाइप ऑफ कैटायन। इन सबको हम मिलाकर चलेंगे तब हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ कोवलेंट होगा, कहाँ नहीं होगा। साइज और टाइप ऑफ कैटायन में जाएं तो हम टाइप को डोमिनेंट करते हैं। टाइप को डोमिनेंट करते हैं जैसे हमने यहाँ किया। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का साइज भले ही लार्ज है, लेकिन इसकी पोलराइजिंग पावर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कैटायन से ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, एक सूडो नोबल गैस का है और एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम
सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन से ज़्यादा कंसीडर करते हैं।